कल मैंने शिलालेख जो बताए थे वो मेजर बताए थे। अब हमको डिस्कस बाकी के शिलालेख भी बताने हैं क्या, छोटे वाले? बोलो, नहीं बताने? आनंद क्या? नहीं, मेरी इच्छा तो बहुत कुछ बताने की है मेरी इच्छा तो फ्रेंच पढ़ाने की है, पढ़ा थोड़ी दूंगा तुम लोग बताओ, मतलब उसको कर लोगे तो मैं नहीं बताऊं, और नहीं कर पाओगे तो मैं बता देता हूं। क्या बता दें? देखिए, स्तंभ लेख मैंने उस दिन बता दिए थे, पिलर एडिक्ट्स या जो भी स्तंभ लेख थे बता दिए थे मेजर, जो 6 जगहों से 7 मिले हैं। और शिलालेखों की बात करेंगे तो जो बड़े वाले हैं वो 8 जगहों से 14 मिले हैं, ये हमने देखा है। अगर हम लघु शिलालेखों की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट से मिले हैं। आप कहें तो मैं सबको नोट करा दूं। सबसे ज़्यादा कर्नाटका से मिले हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि कर्नाटका से कौन कौन से मिले हैं। सिद्धपुर मिला है, गोभी मठ मिला है, सिद्धपुर से वहीं से मिला है। ब्रह्मगिरी भी वहीं से मिला है। ब्रह्मगिरी के अलावा वहाँ से हमको राजुल मंडगिरी के नाम से भी मिला है, एक ब्रह्मवर्त के नाम से भी मिला है। आंध्र प्रदेश से कुरनूल से मिले हैं, आंध्र प्रदेश में राजुक मंडप से मिले हैं। एमपी की बात करेंगे तो एमपी में हमको जो मिले हैं उसमें 3 प्रमुख हैं। एक रूपनाथ है जो जबलपुर से मिला है, एक गुर्जरा है जो दतिया से मिला है, और एक सारोमारो है जो शहडोल के पास से मिला है, सारोमारो। एक राजस्थान से भी मिला है, भाबरू करके है जो राजस्थान से मिला है, जयपुर के पास से। उत्तर प्रदेश में सहा अहरोरा से मिला है जो मिर्ज़ापुर के पास, वहाँ से भी मिले हैं। बिहार के सासाराम से भी मिला है, पाकिस्तान से मिला, एक अफ़गानिस्तान से मिला है, कंधार वाला जो 2 भाषाओं में है, सारे कुना जिसको कहते हैं, पाकिस्तान से मिला है, लपगम से मिला है। तो कुल मिला के 16-17 हमको लघु शिलालेख भी मिले हैं, और लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें सांची भी है, सारनाथ भी है, कौसाम्बी भी है, निगलिया भी है, और मृगवीरा भी है, मृगदाब के नाम से भी है। तो हमको ये मिले हैं लघु शिलालेख। अगर मैं कहूँ अशोक ने अपने स्तंभ लेखों पर किन किन जानवरों के चित्र बनवाए, तो आप क्या उत्तर देंगे? हाथी, मोर। मोर और पिकॉक एक ही होता है, इंग्लिश में पिकॉक, हिंदी में मोर। लाइन, लाइन हो गया। क्या बैल का चित्र मिला है? अच्छा, सारनाथ पर 4 शेर मिले हैं। सांची पर कितने शेर मिले हैं? सांची के स्तंभ लेख पर 4 शेर मिले हैं। सांची और सारनाथ दोनों पे 4-4 शेर हैं, है ना। और जो गज का लेख है उड़ीसा से मिला है, उस पर हाथी मिला है हमको, है ना। कहीं पे 5 भी मिले थे? नहीं, 5 कहीं नहीं मिले। हाँ, नहीं, सब जगह 4 नहीं है, 2 ही जगह 4 हैं बस। ये एक सांची में, एक सारनाथ में 4 हैं, बाकी सभी जगहों पर 1 है। इसके अलावा 2 कहीं नहीं है, 3 भी कहीं नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, या तो 4 हैं या फिर 1 है ना। और शेर 2 ही जगह मिले हैं, 4 और कोई जानवर मिले ही नहीं है। कभी बैल नहीं है 4, हाथी नहीं है 4, कोई 4 नहीं है ना। उड़ीसा में जो धौली का शिलालेख है, उड़ीसा में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर एक जगह है धौली। तो धौली में एक चट्टान है, उस चट्टान में आपको ऐसी आकृति दिखेगी, लगभग ऐसी है, आपको लगेगा कि यहाँ से कोई हाथी बाहर निकल के आ रहा है। दिख रहा है हाथी? ये चट्टान है, इतना ही है बस, इसके बाद चट्टान है पूरी। तो ऐसा लग रहा है किसी चट्टान को चीर करके हाथी बाहर निकल रहा है। ये धौली है, वहाँ का अशोक का शिलालेख है, बहुत फेमस है, और वो कैपिटल भी रही है, तो उसको अशोक के आर्किटेक्चर में भी हम लोग रखते हैं। तो ये थे अशोक के शिलालेख। इनके बारे में जो भी पूछना है पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक, आगे चलें तीसरे वाले पे, गुहा लेख, जिसको कहते हैं केव एडिक्ट्स, यानी अशोक ने गुफाएं भी बनवाई हैं। अगर हम कहेंगे कि मौर्यकालीन गुफाएं कहाँ से मिलती हैं, तो वो हमको पूर्वी भारत से मिलती हैं। 2 ग्रुप हैं उसके, एक है बारावर का ग्रुप, एक है नागार्जुन का ग्रुप। बारावर का ग्रुप यानी बारावर की पहाड़ियों पर गुफाएं बनी हुई हैं। नागार्जुन का ग्रुप है यानी नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफाएं बनी हुई हैं। दोनों ही बिहार में पड़ती हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ पहाड़ियों का एरिया फैला हुआ है। अगर अपन गुफाओं को देखेंगे ध्यान से, तो उन गुफाओं में 4 बहुत फेमस गुफाएं हैं। एक है जिसको कहते हैं कर्ण चौपड़ की गुफा, एक है लोमर्स ऋषि की गुफा, एक है सुदामा की गुफा।
मौर्यकालीन जितनी भी गुफाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा गुफाएं अशोक ने बनवाई। अशोक के बाद जो उसके वंशज हुए दशरथ ने गुफाएं बनवाई। इसके अलावा किसी मौर्य शासक ने गुफाएं नहीं बनवाई हैं, केवल अशोक ने और दशरथ ने। अब प्रश्न ये है कि अशोक ने जो गुफाएं बनवाई वो किसके लिए बनवाई। अशोक ने जब गुफाएं बनवाई तब उसके शासन का 6वां वर्ष चल रहा था। 6वां वर्ष का मतलब है कि वो लगभग 265 और 64 ईसा पूर्व के आसपास का है। उस समय अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नहीं है। तब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नहीं है तो गुफाएं बनवाई किसके लिए हैं ये बताओ। बनवाई तो साधुओं के लिए होंगी, और उस समय बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया नहीं है, तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म खुद भी नहीं अपनाया है। इसीलिए बुद्धों से पहले अगर कोई भी आस्तिकवादी दर्शन हमारे पास था, नास्तिकवादी, तो वो कौन सा था? आजीवक। और इसी आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली ने की थी, मखली गेशु ने। और इसके बहुत सारे संत हुए, महात्मा हुए, उनमें से एक मोगली पुत्र तिष्य भी हुए। मोगली पुत्र तिष्य वही हैं जिन्होंने आजीवकों को बहुत फेमस बनाया, और वे बाद में बुद्धिस्ट भी बने, बुद्ध विचारधारा का भी प्रवचन दिए उन्होंने। और उन्हीं से हिंसांग के अनुसार, उसके महावंश के अनुसार उन्होंने उसी से प्रवचन लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, केवल महावंश के अनुसार। वरना हिंसांग तो कहता है उपगुप्त से उसने प्रवचन लिया बौद्ध धर्म का। तो प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है कि अशोक ने जो गुफाएं बनवाई वो आजीवक सेक्ट के लिए बनवाई। सेक्ट यानी कि संप्रदाय। तो द केव्स कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका, और पहली बार ऐसा देखा गया कि रॉक कट केव्स बनी। किसी भी गुफा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो चट्टान को काट के बनाई जाती है। जैसे हमारे उदयगिरी में भी गुफाएं हैं, बिदिशा के हैं, वो असली गुफाएं नहीं हैं, उनको नकली गुफाएं कहते हैं, क्योंकि वो चट्टानों को काट के नहीं बनाई गई हैं, पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाई गई हैं। और असली गुफा बनती है रॉक कट, चट्टानों को अंदर खोद करके या उनको काट करके। तो पहली बार चट्टानों को काट करके गुफाओं का निर्माण हुआ, अशोक ने करवाया। बराबर की पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई, और अशोक के जाने के बाद दशरथ ने कुछ गुफाएं बनवाई। तो अशोक का योगदान आर्किटेक्चर में क्या रहेगा? स्तंभ बनवाना, स्तूप बनवाना, शिलालेख लगवाना, और उसके अलावा क्या बनवाना? केव्स, गुफाएं बनवाना। किसके लिए? आजीवकों के लिए। तो अशोक ने काफ़ी योगदान दिया आर्किटेक्चर में। इस प्रकार से अशोक के समय पर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि अशोक के समय पर बहुत बड़े ग्रंथ नहीं लिखे गए। अर्थशास्त्र देख सकते हैं, अर्थशास्त्र, लेकिन वो चाणक्य पहले ही लिख चुके थे, अशोक के समय में तो लिखा नहीं गया। या हम मेगास्थनीज की इंडिका को देखेंगे, वो भी बहुत पहले से लिखी हुई है। तो अशोक के समय पर साहित्यिक विकास नहीं हुआ, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो आर्किटेक्चरल ग्रोथ अशोक के हिस्से में आती है। और दूसरा आता है उसकी धर्म की नीति का प्रचार प्रसार, जो उसने सबसे ज़्यादा किया। अब यहाँ पर अशोक ने, पूरे मौर्य वंश ने अशोक तक बहुत शक्तिशाली शासन किया, और शासन किया है तो प्रशासन को भी चलाने के लिए उचित प्रबंध किए होंगे। तो हम उसको जैसे भी पढ़ते हैं, जैसे लिखिएगा मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। आज हमारा प्रशासन जैसे चलता है तब भी लगभग वैसे ही चलता था। पूरा साम्राज्य था, और इस पूरे साम्राज्य को चलाता था सम्राट। ठीक, इस साम्राज्य से छोटा था राज्य, जो बहुत सारे थे, और उन राज्यों को चलाते थे राजा। याद रखिएगा, सम्राट साम्राज्य का मालिक होता है, और राजा राज्य का मालिक होता है। विराट विराज्य का मालिक होता है, भोज भोज्य का मालिक होता है। ये सब अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं। राज्य अलग होता है, साम्राज्य अलग होता है, और विराज्य अलग होता है, और भोज्य अलग होता है। ये सब अलग अलग विशेषताएं हैं। राज्य को फिर बांटा जाता है प्रांतों में, और अशोक के समय पर प्रांतों को कौन चलाता था? प्रदेष्टा। प्रांत का मालिक प्रदेष्टा होता था, जो समाहर्ता से नीचे होता था। प्रांतों को छोटे छोटे मंडल में बांटा गया था, दे वर डिवाइडेड इनटू मंडल्स। और मंडल को कौन देखता था? कौन? स्थानिक प्रदेष्टा। स्थानिक प्रदेष्टा, स्थानिक प्रदेष्टा। और इसके सहयोग करता था सन्निधाता। और मंडल को बांटा गया छोटे छोटे जिला सरकारों में, जिनको जनपद कहते थे, जनपद। और जनपद का प्रशासन चलाता था स्थानिक। और इसको बांटा गया छोटे छोटे गोप, जिसका प्रशासक होता था गोप्ता। और ये जो उसके बाद होते थे गांव।
और गांव का मुखिया होता था ग्रामिक। ग्रामिक। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकृत कि विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज। सेंट्रल उसको कहते हैं जब एक ही जगह से सारे आदेश पारित होते हैं, है ना। हालांकि सेंट्रलाइज जैसी थी क्योंकि राजा की इच्छा बिना तो कुछ नहीं होता था, फिर भी देखने में तो ऐसी लगती है डिसेंट्रलाइज। तो ड्यूरिंग मौर्यंस द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स वाज डिसेंट्रलाइज, हाईली डिसेंट्रलाइज, वेयर किंग हैड ऑल द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस इन ऑल मैटर्स। सारे मैटर्स में डिसीजन राजा ही लेता था, लेकिन फिर भी उसने सत्ता को बांट रखा था अलग अलग हिस्सों में, इसलिए हम उसे विकेंद्रीकृत कहते हैं, लेकिन काम तो वो केंद्रीकरण का ही करती थी। उस समय जो जस्टिस सिस्टम था, न्यायाधीश, तो सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा, यानी राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा उस समय। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, राजा ने कुछ और लोगों को भी पावर दी। उसने 2 कोर्ट और बनाए थे, एक को कहते थे कंटक शोधन और एक था धर्मार्थ। धर्मार्थ, जैसे आज भी हमारे पास 2 तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है ना। सिविल को हम लोग क्या कह देते हैं, सिविल या व्यवहारिक कह देते हैं उसको, और उसको कहते हैं दांडिक कोर्ट। ये 2 तरह के अपराध होते हैं, दांडिक अपराध और व्यवहारिक अपराध। दोनों को अलग अलग जज सुनते हैं, लेकिन जज जिस छोटे लेवल पे होता है, जैसे हम तहसील लेवल से ऊपर चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो दोनों को एक ही कोर्ट में सुना जाता है और उस पर लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय। यानी जिला कोर्ट में कौन से मामले जाएंगे, क्रिमिनल मामले, और सत्र न्यायालय में कौन से मामले जाएंगे, सिविल मामले। लेकिन जज एक ही होता है, दोनों के लिए देखता है, केस अलग अलग होते हैं, है ना। ये व्यवस्था उस समय में थी। धर्मास्त्र को हम लोग कह सकते हैं कि ये सिविल मामले थे, क्योंकि ये धर्म संबंधी विषयों के बारे में सुने जाते थे। और जो कंटक शोधन है, इसको हम लोग फौजदारी कह सकते हैं। फौजदारी, जैसे क्रिमिनल कहते हैं इंग्लिश में, उसे फारसी में फौजदारी कहते हैं, है ना। फारसी में उसे फौजदारी कहते हैं। तो अब इनके सुनवाई कौन करेगा इसमें, ये तो कोर्ट के नाम हो गए। यहाँ टोटल 6 लोग होते थे, यहाँ भी टोटल 6 लोग होते थे। इनमें 3-3 कॉमन होते थे। राजा अपने 3 प्रदेष्टाओं को यहाँ बिठाता था, 3 प्रदेष्टाओं को यहाँ बिठाता था, और ये लोग फैसले करते थे। 3-3 ये हो गए। अगर धर्मास्त्र कोर्ट की बात होगी तो इसमें 3 धर्मास्त्र रहते थे। धर्मास्त्र, 3 प्रदेष्टा और 3 धर्मास्त्र मिलकर के न्याय करते थे। यहाँ 3 अमात्य होते थे, अमात्य यानी मंत्री, और 3 प्रदेष्टा होते थे। ये 6 लोग मिलकर के निर्णय करते थे। ये वो कोर्ट होता था जो पूरे शासन के लिए होता था, पूरे साम्राज्य के लिए कोर्ट का काम करते थे, 2 विषयों में बांट करके। जब मामला किसी छोटे कोर्ट के लिए होगा, यानी किसी स्थान के लिए होगा, नगर के लिए होगा, तो उसे कहते थे नगर न्यायाधीश, उसे नगर न्यायाधीश कहते थे। उससे भी छोटे लेवल पर जब जनपद के लिए जाएंगे तो जनपद के लिए कहते थे रज्जुक। जनपद का जो न्यायाधीश होता था, जज होता था, उसको रज्जुक कहते थे। रज्जुक यानी जनपद का न्यायाधीश होगा। यानी उसने न्याय व्यवस्था को भी छोटे स्तर पर बांट रखा था। जैसे आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके अलावा फैमिली कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तहसील कोर्ट है, फिर ग्राम न्यायालय तक हम लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से उसने भी व्यवस्था को बहुत अच्छे से ऐसे ही बांट रखा था। लेकिन ये भी सही है कि इन सब की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उसने एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति भी की, जिसे आचार्य कौटिल्य ने अपनी किताब में लिखा है रक्षिण। रक्षिण उसका नाम है। ये रक्षिण को इतिहासकारों ने अलग अलग समझाया है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है एरियन। एरियन ने लिखा है कि ये ओवरसीयर है, ओवरसीयर। और स्ट्रेटोबे ने लिखा है कि इसको हम लोग इंस्पेक्टर कह सकते हैं, इंस्पेक्टर। इस रक्षिण वर्ड से ही निरीक्षक वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जो आज हमारे यहाँ बहुत कॉमन में यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई पूछेगा पुलिस अधिकारी को आचार्य कौटिल्य ने किस नाम से संबोधित किया है, हाँ बोलो। ओवरसीयर इंस्पेक्टर को कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, क्योंकि जो एरियन है वो ग्रीक हिस्टोरियन था, तो उसने अपनी भाषा में उसको लिखा है ना। तो इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ सीक्रेट एजेंट भी रहते थे। सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट जानते हो, गुप्तचर। हमारी इंडिया की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? रॉ, एक ही है, आईबी है। और वर्ल्ड की बेस्ट कौन सी है? वर्ल्ड की बेस्ट सीक्रेट एजेंसी मोसाद। कहाँ की है? इजराइल की है। और अमेरिका की कौन सी है? FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
इसके अलावा CIA कहाँ की है? अमेरिका की है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। MI कहाँ की है? MI अमेरिका की नहीं, इंग्लैंड की है, मिलिट्री इंटेलिजेंस। ISI फुल फॉर्म क्या है ISI का? पड़ोस की है, बताओ। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और रॉ इंडिया का है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रशिया का क्या है? रशिया का है KGB। फुल फॉर्म है कोमुतेद बेजोत्रस्त बेजोपास्त मोस्ती। रशियन में है उसका फुल फॉर्म रशियन में ही होगा तो ये सीक्रेट एजेंसी, इसने पहले से ही सीक्रेट एजेंट बना रखे थे। तो उसने ये कहा था कि जो भी एजेंट हैं वो दो तरह के होंगे। एक ऐसे होंगे जिनको कहा जाएगा संस्था, एक एजेंट वो होंगे जिनको कहा जाएगा संचार या संचरण, संचारण कहा जाएगा। संस्था वे एजेंट होते थे जो महल के अंदर ही रहते थे और महल के अंदर कौन क्या खिचड़ी पका रहा है उसकी जानकारी देते थे कि महाराज आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र बना रहा है। जैसे आपने पिक्चर देखो कि बहुत पुरानी एक मूवी है शोले 1975 की, उसमें एक जेलर होता है और जेलर का एक खबरी होता है ना, हरिराम उसका नाम होता है। तो वो खबरें सुनाता रहता है इधर से उधर कि जेल में ये हो रहा है, सुरंग बनने वाली है। तो वो एक तरह का संस्था था, संस्थागत था कि वो जेल के अंदर की खबरें वहाँ तक पहुँचाता था, जेलर तक। ठीक। और संचारण ये होता है कि जो दूसरे राज्यों से खबरें लेके आते हैं कि महाराज आपके खिलाफ कौन प्लानिंग कर रहा है या हमारे यहाँ से कोई दूसरों को खबरें देने जाए, उसको संचारण कहते थे। तो जितने भी ये लोग होते थे इनके लिए सीक्रेट एजेंट वर्ड यूज़ नहीं करते थे, इनको गूढ़ कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी। स्त्रियों के लिए शब्द यूज़ करते थे वृषली, स्त्रियों को वृषली कहा जाता था जो ये काम करती थी। आज अगर कोई रॉ में फीमेल एजेंट है तो उसको अपन एजेंट ही कहेंगे, लेकिन उस समय उनको कहा जाएगा कि ये वृषली है। अगर वो पुरुष है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते थे शांति, पुरुष को शांति कहते थे। ये वाला शांति, शांति वाला शांति नहीं, ये वाला शांति कहेंगे उसको। पुरुष को एक और वर्ड यूज़ करते थे शरद, पुरुष को शरद भी कहते थे, लेकिन जो शरद वो वाला शरद नहीं, ये वाला शरद। तो शरद भी हो सकता था गुप्तचर, वृषली भी हो सकती थी गुप्तचर, और शांति भी गुप्तचर हो सकता था। ठीक। तो ये गुप्तचरों को कलेक्टिवली क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष कहा जाता था जो दो प्रकार के होते थे। जैसे न्यायालय दो प्रकार के होते थे, गूढ़ पुरुष भी दो प्रकार के होते थे। इतना सारा प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने रखा था। इन सब पर कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत सारे ऑफिसरों को अपॉइंट किया जो तीन प्रकार के थे, अमात्य स्तर के, तीर्थ स्तर के और अध्यक्ष स्तर के। अध्यक्ष स्तर के लोगों को 12,000 पर एनम, पर रुपीज़ नहीं, 12,000 पण करेंसी थी उस समय की, ये मिलता था। इनको 24,000 मिलता था और इनको 48,000। लेकिन इन सब की काम भी बांटे गए थे। सबसे ऊपर आता था समाहर्ता, ये चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता था। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर को कलेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर है, याद रखिएगा। लेकिन कलेक्टर अकेला कलेक्टर नहीं होता है, कलेक्टर को और भी काम होते हैं रेवेन्यू के अलावा। कलेक्टर के पास रेवेन्यू के अलावा काम होता है किसका? लॉ एंड ऑर्डर का, इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ये दोनों पावर, रेवेन्यू की पावर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर एक ही आदमी को देते हैं। किसको देते हैं? जिसने IAS की रैंक प्राप्त की हो उसको देते हैं, उससे कम व्यक्ति को नहीं देते हैं। पहले इसको एक पावर और देते थे, डिस्ट्रिक्ट जज की पावर देते थे 1947 से पहले, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। अनुच्छेद 50 ये कहता है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी, इसलिए अब न्यायपालिका अलग करते हुए वो शक्तियाँ उससे छीन ली गई हैं। इसलिए अब कलेक्टर जज नहीं है, केवल मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों पावर एक ही आदमी को दी जाती है जिसने IAS की रैंक प्राप्त की हो। और रेवेन्यू ऑफिसर सबसे रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं वो या तो बहुत करप्ट माने जाते हैं, आज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि रेवेन्यू में लेन देन बहुत होता है, पूरा काम ज़मीनों का ही है। और जो ज़मीन किसी की नहीं होती वो कलेक्टर की होती है, यानी सरकार की होती है। कलेक्टर चाहे तो किसी भी ज़मीन की लीज किसी के लिए करा सकता है, वो चाहे तो किसी भी ज़मीन को डॉक्यूमेंट बनवा करके बेच भी सकता है, बशर्ते उसे अपने ऑफिस के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग कलेक्टर पर आरोप लगाते हैं कि कलेक्टर बहुत भ्रष्ट होता है, कुछ भी कर सकता है।
इसके नीचे ऑफिसर होता था जिसको कहते थे सन्निधाता। सन्निधाता ये ना केवल डॉक्यूमेंटेशन करता था बल्कि एक निरीक्षक का काम भी करता था, महानिरीक्षक का काम करता था, ये कह सकते हैं। इसके नीचे आता था प्रदेष्टा, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसको बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती थी। कुछ प्रदेष्टाओं को भेज दिया जाता था प्रांतों में, कुछ प्रदेष्टाओं को अपॉइंट कर दिया जाता था न्यायालय में। इसके बाद आता था आटविक। आटविक फॉरेस्ट ऑफिसर होता था जो सारे वन विभाग का प्रमुख होता था उस समय। इसके अलावा उस समय होता था अंतर्वेश, जो मैंने कल भी बताया था, जो राजा का बॉडीगार्ड होता था। इसके बाद होता था दंडपाल, जो सुरक्षा अधिकारी है। एक होता था दुर्गपाल, एक होता था पुरपाल। दुर्गपाल किले का सुरक्षा अधिकारी है, पुरपाल दूर की सीमाओं का अधिकारी है। तो ऑफिसरों की नियुक्ति बहुत अच्छे से की। ये सब चाणक्य के नीति के अनुसार हो रही थी। अच्छे ऑफिसर रखे, ऑफिसरों की सैलरी डिसाइड की, सेना रखी, सेना के लिए बहुत सारी सुविधाएं, ट्रेनिंग और उनको कराने की सुविधाएं उन्होंने दी। अपॉइंट किया कुछ लोगों को, क्योंकि इसमें एक जो अध्यक्ष बनते थे उसमें से एक होता था सैन्याध्यक्ष। उसकी जिम्मेदारी होती थी सैनिकों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण करवाना। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम उन्होंने दे दिए। ठीक ठाक प्रशासन चल रहा था। अगर प्रशासन चलना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा राज्य में? इनकम का सोर्स क्या होगा? लड़ाई, टैक्स। कौन कौन से टैक्स लगते थे? पहला था भाग, उसके बाद भोग, इसके बाद निष्गाम्य, इसके बाद प्रवेश्य, इसके बाद प्रणय और उसके बाद हिरण्य। हिरण्य हालांकि टैक्स नहीं था, एक टैक्स का मोड है। अभी मैं बता देता हूँ क्या है। भाग बहुत सीधा साधा टैक्स है, आज भी लगता है। आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका एक हिस्सा आपको देना पड़ेगा राजा को, उसको कह देते हैं भाग। ये 1/6 भी हो सकता है, उत्पादन पर निर्भर करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। 1/6 से लेकर 1/4 तक हो सकता था ये भाग। तो भाग तो अनिवार्य देना है, लेकिन अनाज के रूप में ही जाएगा, अनाज के रूप में ही जाएगा जो भी पैदा होगा। निष्गाम में वो है कि मगध में आकर के कोई व्यक्ति, मगध का कोई व्यक्ति बाहर जाके व्यापार करता है, कोई व्यापारी, और पैसा कमा के लाता है, उसको मगध के राजा को टैक्स देना पड़ता था कि आप कितने बड़े व्यापारी हैं, क्या क्या सामान बेच के आए, उसका टैक्स देना पड़ेगा। प्रवेश वो है कि मगध में आकर के कोई व्यापारी कुछ बेचेगा, बाहर का व्यापारी, जैसे तक्षशिला का कोई आके मगध में बेच रहा है, या कलिंग का आकर के कोई मगध में बेच रहा है जो मगध का हिस्सा नहीं है, वहाँ से आ रहा है, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। प्रणय वो टैक्स होता था जो राजा की इच्छा के अनुसार लगता था। ये कुछ लोग कहते हैं कि राजा त्योहारों पर टैक्स लगाता था, ऐसा नहीं है, त्योहारों पर नहीं लगाता था। राजा का ये कहना होता था कि जैसे हम आक्रमण करने के लिए कहीं जा रहे हैं, और राजा को आक्रमण करने के लिए बहुत सारी सेना और पैसा दोनों ही चाहिए, सेना और पैसा दोनों चाहिए, तो कहाँ से आएगा? अचानक से। अचानक से अगर युद्ध के लिए घोषणा कर दी गई है तो लोगों से प्रणय टैक्स ले लिया जाएगा कि राजा को अचानक से बहुत सारा पैसा लेके युद्ध के लिए निकलना है, तो वो इमरजेंसी टैक्स होता था। इसको कुछ समय बाद गुप्त काल में चेंज किया गया कि जब भी राज्य में कोई त्यौहार मनाया जाएगा तो उसके लिए पैसा जनता से लिया जाएगा, तो तब जा करके हुआ। इस समय नहीं है, वो त्योहारों पर लिया जाने वाला टैक्स नहीं है उस समय। हिरण्य और मेय, ये दो विधियां होती हैं, हिरण्य और मेय। देखिए, आप पर किसी ने टैक्स लगा दिया कि आप पे 1000 रुपये का टैक्स लगा है, तो आपने कहा कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको चावल दे देता हूँ, अनाज दे देता हूँ, तो आपने टैक्स चुकाया। क्या नगद चुकाया है? नहीं। अगर नगद चुकाया होता, 1000 रुपये दिया होता, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? हिरण्य विधि से चुकाया है। और अनाज दे दिया है तो उसको कहते हैं मेय, अन्न। ये हिरण्य और मेय, ये टैक्स को देने की विधियां हैं। हिरण्य यानी कि नगद भुगतान, और मेय यानी अनाज के रूप में भुगतान। ये दो तरह से भुगतान किया जाता था उस समय। मौर्य काल में धातुएं भी बहुत सारी निकाली जाती थी। अगर धातुएं बहुत सारी निकाली जा रही हैं तो निश्चित ही ये होगा कि उसकी मुद्राएं भी बनाई जाएंगी। धातु की मुद्रा में और कागज की मुद्रा में क्या बड़ा अंतर होता है बताओ? कॉमर्स वाले कौन कौन है अपने यहाँ? 1 2, तू तो रहने दे, किसी का नहीं। तो अमित ऐसे कर रहा है, तू तो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तूने तो, और वेद भी है, ये भी है। अच्छा इच्छित बताओ जरा वो बताओ, ग्रेसिम्स लॉ। ग्रेसिम्स लॉ क्यों आँख अब खुली तेरी? अच्छा बाकी सभी लोग बताओ, तुम बताओ बेटा। ग्रेसिम्स लॉ, ये एक फल होता है
ग्रेसिम्स लॉ, लॉ ही होगा, नियम होगा कोई ना कोई। कम से कम ऐसी बात तो मत कर कि क्या होता है। पहले एक अंतरदेशी आती थी ना चिट्ठी, 2 रुपए की आती थी। अंतरदेशी मतलब एक चिट्ठी का प्रकार होता था, आप पोस्ट ऑफिस से लेंगे और उसमें लिख करके चिपका के भेज देंगे। तो गांव में किसी न किसी से कहा कि शहर जा रहे हैं तो हमारे लिए अंतरदेशी ले आना। अब जिससे मंगा रहे उसको पता ही नहीं, वो कह रहा कितना ले आऊँ, 1 किलो 2 किलो। तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने 12th कब किया बेटा? इसी साल? अभी तो कोविड नहीं चल रहा है। कोविड में पास किया होता तो भी चल जाता, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है वो बताएगा। तुम बताओ। ग्रेसिम्स लॉ नहीं, बिना कॉमर्स वाले से भी पूछा है, उसमें कोई मैंने कॉमर्स का फार्मूला थोड़ी पूछा है। हिंदी में ग्रेसिम का नियम क्या है? तो क्या कहेंगे उसको? तो ग्रेसिम तो किसी का नाम है, वो तो नाम ही रहेगा, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ अतुल, बताओ। याद नहीं है कि भूल गए? याद पढ़ाई नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, फालतू क्या पूछना। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे अपन अभी धातु की बात करी, हमारे कोई स्टेट है वहाँ धातु निकलती है बहुत सारी अपने देश में। जैसे सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है, इसके सोने के अलावा तांबा भी निकल रहा है, पीतल भी निकल रहा है। इस पीतल तो खैर बनाया जाता है। तो अगर हमको चांदी निकली है बहुत सारी और कॉपर निकला है बहुत सारा, तो मेरे को 10 रुपये का सिक्का बनाना है। 10 रुपये के सिक्के मेरे को 2 बनाने हैं, एक पीतल का एक चांदी का, तो वो सॉरी तांबे का और चांदी का। तो कौन सा सिक्का बड़ा होगा? चांदी का बड़ा कैसे बनेगा? कॉपर का बड़ा बनेगा ना। कॉपर का इतना बड़ा बनेगा 10 रुपये का सिक्का, और सिल्वर का इतना छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर इज मोर कॉस्टली देन कॉपर, है क्या नहीं? उससे ज़्यादा कीमती है। और पब्लिक को भी तो समझ में आएगी कि ये सिक्का छोटा है मतलब ये धातु महंगी है, ये सिक्का बड़ा है मतलब ये सस्ती धातु है ना। मूल्य में दोनों में बराबर अंतर है, बस उसका फेस मूल्य बराबर है, दोनों 10 रुपये में चलते हैं, लेकिन मेटल दोनों की अंतर है। तो क्या करेंगे, जनता क्या करती है ऐसी स्थिति में? भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो कॉपर के कॉइन्स हैं उनको मार्केट में रखती है और कोशिश करती है कि कम से कम भुगतान कॉपर में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास चांदी को बचा के रखेंगे, सिल्वर को बचा के रखेंगे, क्योंकि भविष्य में ये महंगी होगी, क्योंकि महंगी धातु है। फिर जब महंगी हो जाएगी तो उसको अपन मेल्ट करके धातु के रूप में बेच देंगे। तो क्या हुआ अचानक से, अगर सभी लोग ऐसा ही काम करेंगे फिर तो धीरे धीरे उस मार्केट से कॉपर कॉइन्स इकट्ठे होते जाएंगे, मार्केट में चलन में रहेंगे, इधर एक दूसरे के पेमेंट के लिए रहेंगे, लेकिन सिल्वर कॉइन्स धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे, क्योंकि लोग अपने पास सेव करते जाएंगे। जबकि अगर व्यवहार में देखा जाए तो सिल्वर कॉइन गुड करेंसी है, कॉपर कॉइन्स बैड करेंसी है। उसके कंपैरिजन में तो नतीजा क्या निकला कि उस बैड करेंसी ने गुड करेंसी को प्रचलन से बाहर कर दिया। तो व्हेन बैड करेंसी ड्राइव्स आउट गुड मनी या गुड करेंसी, तो उसे कहते हैं ग्रेसिम्स लॉ। जब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है तो उसे कहते हैं ग्रेसिम्स लॉ, ग्रेसिम्स लॉ। तो ये ऐसा का ऐसा ही आता है परीक्षाओं में जब आता है तो इसके समय पर बहुत सारी वो निकली मुद्राएं, वो पदार्थ निकले। तो इसमें एक सिक्का उसने बनवाया जिसको कहते थे सुवर्ण। अब इसके नाम से स्पष्ट है कि किसका बना होगा? सोने का बना होगा। एक सिक्का उसने बनाया भासक, भासक ये कॉपर का बना हुआ था। एक बनाया काकड़ी, ये कॉपर का भी है और ब्रॉन्ज का भी है। तो साइज तो आप समझ गए होंगे, इसका बहुत छोटा होगा सुवर्ण का और इनका बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि हमको कहीं भुगतान करना है तो जहां हमको लगभग 40 भासक से भुगतान होगा वो एक सुवर्ण से हो जाएगा, यानी एक सोने से सिक्के से जो भुगतान कर सकते हैं वो 40 भासक से कर पाएंगे। तो भासक हो गया, काकड़ी हो गया, सुवर्ण हो गया। ये मौर्य काल में चलने वाले सिक्के थे। अगर कोई पूछे कि मौर्यकालीन सिक्कों में कौन कौन सी धातुओं का यूज़ किया गया, मेटल का यूज़ किया गया, तो सिल्वर नहीं, अभी यूज़ हुआ बहुत ज़्यादा, कॉपर और गोल्ड। कॉपर का यूज़ किया गया, गोल्ड का यूज़ किया गया और ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया, इन 3 का यूज़ किया गया। इस प्रकार से मौर्यकालीन प्रशासन, यहाँ से पैसा आता है, धातुओं को सिक्कों में बदला जाता है। और सिक्के कैसे बनते हैं? राज्य के नियंत्रण में। ये नहीं कि हर कोई अपने घर में बैठ के सिक्के बना रहा है, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा एक बार किया था इतिहास में MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने कहा सिक्के आप लोग अपने अपने घर पे बनाओ, तो सबने ढेर बना लिया अपने अपने घर पे। अब सिक्का लेके कोई मार्केट जाएगा, कहेगा ये लो सिक्के और ब्रेड दे दो, तो कहेगा ये सिक्के नहीं चलेंगे, सोने का लाओ। अरे क्यों? कि ये तो हमारे पास ही बहुत है, देखो ढेर लगा रखा है घर में।
तो सिक्कों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कल को गवर्नमेंट कह दे कि घर पे प्रिंटर से नोट निकाल लो अपने, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? नहीं है। मुद्रा की वैल्यू तब तक है जब वो स्टेट के कंट्रोल में रहती है, और मुद्रा हमेशा स्टेट के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। तो स्टेट के कंट्रोल में रहती भी है, तो उसने मुद्राओं पर स्टेट का कंट्रोल रखा। अशोक ने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था लवणाध्यक्ष। उसका काम ही ये होता था, वो सिक्के बनाता था, उसका काम सिक्कों का रिजर्व बैंक जैसा काम करता था वो। तो उसने हर विभाग के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिससे कि वो एक अच्छा प्रशासन चला पाया। लेकिन जैसे ही उसने अच्छा प्रशासन स्थापित किया, उसके लगभग 1.5 वर्ष के बाद वो बुद्धिस्ट बन गया, तो उस प्रशासन में पैसे की कमी आने लगी, जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था। और प्रशासन में आने वाली इस पैसे की कमी के कारण ही बहुत सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके बदल गई। मौर्य प्रशासन कमज़ोर होने लगा, और अंततः एक दिन आकर के मौर्य प्रशासन का अंत भी हो गया, लेकिन समय लगा उसको होते होते। अब प्रश्न यह है कि अशोक के समय पर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सोशल सिस्टम, ये तो हो गया इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। समाज कैसा रहा होगा उस समय? समाज के बारे में मैंने 2 थ्योरीज कल दिए थे। एक कौटिल्य का, जो उसकी किताब में मिलेगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किताब में पहली बार एक शब्द मिला, चक्रवर्ती। अगर कोई पूछेगा कि चक्रवर्ती शब्द पहले किस बुक में आया है, तो आचार्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र में आया है। एक था मेगास्थनीज, और इसकी बुक थी इंडिका और अर्थशास्त्र, ये 2 किताबें थी। क्या? चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। उसने कहा कि जिस राजा के अधीन बहुत सारे राजा होते हैं, सम्राट के अधीन, उसको चक्रवर्ती कहा जाता है, अगर उसका साम्राज्य चारों दिशा में फैला हुआ है तो। उसी के लिए यूज़ किया गया। अब इसमें क्या किया इन्होंने यहाँ पर? कौटिल्य कहते हैं कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे, और सबके अपने अपने काम थे। जैसा उसने बताया कि उपदा परीक्षण करते थे सबके लिए। मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग मिलेंगी। मेगास्थनीज कहता है कि समाज में कुछ लोग तो फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे, और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे थे जिनको हम लोग कह सकते हैं सैनिक, सोल्जर्स। तो कुछ लोग सैनिक भी थे। वो कहता है कि कुछ लोग अहीर भी थे, जिनका काम पशुओं को पालना और सेना में पशुओं की देखभाल करना था। वो कहता है कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हम लोग इंस्पेक्शन का काम देते थे, वो इंस्पेक्टर भी थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्राफ्ट करते थे, यानी कि कलाकार थे, क्राफ्टमैन थे। वो ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो मिनिस्टर्स थे, या सभा में काउंसिल में मेंबर थे। तो उसने कहा था कि समाज एक नहीं, कई वर्गों में बटा हुआ था, और एक ऐसे लोग थे जो राजा के अधीन होते थे, शासकीय लोग जिनको कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 आचार्य कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज को 4 हिस्सों में बांटा है, जबकि मेगास्थनीज ने उसे 7 हिस्सों में बांटा है कि 7 हिस्सों में। ये कहते हैं कि उस समय कोई भी गुलाम नहीं था, कोई भी गुलाम था ही नहीं। स्लेवरी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। ये कहते हैं कि उस समय अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि 18 प्रकार के गुलाम होते थे। 18 प्रकार के गुलाम हैं। इन्होंने स्लेवरी को मेंशन किया, इन्होंने स्लेवरी को मेंशन नहीं किया। इन्होंने 4 में डिवाइड किया है, इन्होंने 7 में डिवाइड किया है। ये कहते हैं कि अकाल पड़ता था, ये कहते हैं अकाल नहीं पड़ता था। ये कहते हैं कि उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि हम सबको बराबर दे सकें। ये कहते हैं कि बहुत अधिक उत्पादन होता था, और उस समय सबसे अच्छा बनाया जाता था सिल्क, रेशम, ये बहुत अच्छा बनता था। इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा मतभेद है, दोनों के सोचने का नज़रिया अलग अलग था। कुछ लोग आचार्य कौटिल्य को ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि वो यहीं का था। कहते उसने सही लिखा होगा, इसको तो किसी ने सही बताया नहीं होगा, इसको भाषा ही नहीं आती थी, तो कहते इसका ज़्यादा सही है भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर में मेगास्थनीज को बहुत मान्यता मिली हुई है। महिलाओं की स्थिति कैसी रही थी? पुअर, बिल्कुल सही है। ऐसा कहते हैं कि मौर्यन पीरियड में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वैश्यवृत्ति धीरे धीरे करके बहुत ऊपर तक चली गई थी। जो प्रोस्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। कारण ये था कि नंद के समय से ही मगध में वैश्यवृत्ति बहुत फैल चुकी थी। अभी भी कुछ महिलाओं ने इसी वृत्ति को अपने व्यवसाय का या अपनी आजीविका का साधन माना। और मगध में परंपरा भी थी, राजा नहीं करेगा, मंत्री तो करते ही थे। मंत्री वैश्यगमन करते थे, और चाणक्य के समय से ही परंपराएं चली आ रही थी कि विषकन्याओं का सिस्टम होता था। महिलाओं को विषकन्या बना देते थे। कोई महिला विषकन्या नहीं होती है, उसको जबरन घोषित कर दिया जाता है कि विषकन्या है, फिर वो आश्रम में जाके रहने लगती है, क्योंकि घर में तो कोई रखता नहीं है उसको।
फिर धीरे धीरे उसको वैश्यवृत्ति में धकेल दिया जाता था। तो ये विष कन्याओं का जो कल्चर था वो बहुत पहले से मगध में चल रहा था। तो इनकी स्थिति, विवाह कैसे होते थे, कौन कौन सी परंपराएं थी? सती प्रथा अभी तक हमको नहीं मिली है, वहाँ पर सती प्रथा नहीं होती थी। ठीक, विवाह की परंपराएं कौन कौन सी चलती थी? अनुलोम और प्रतिलोम 2 तरह के विवाह होते हैं बेसिकली। वैसे तो 8 प्रकार के विवाह जो मैंने बताए थे, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इनमें से जो पहले 4 हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और आखिरी के 4 हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। इसके बाद 2 रीतियाँ और चलती थी विवाह की। विवाह में 2 पैटर्न और होते हैं, एक होता है एंडोगेमी या एंडोगेमस मैरिज, एक होता है एक्सोगेमस मैरिज। इसको कहेंगे अंतर विवाह, इसको कहेंगे बाहर विवाह। क्या अंतर होता है दोनों में? क्या क्या? हाँ, अगर हम अपने जीवन साथी का चुनाव किसी ग्रुप के अंदर से करते हैं तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। जब हम अपने जीवन साथी का, जब हम अपने लाइफ मेट को एक्वायर करते हैं वो किसी ग्रुप के बाहर से करते हैं तो उसे बाहर विवाह कहते हैं। इसलिए देखा जाता है गोत्र क्या है, एंडोगेमस, एक्सोगेमस, गोत्र। हम अपने गोत्र में विवाह करते हैं कि गोत्र के बाहर करते हैं? गोत्र के बाहर करते हैं। एक ही गोत्र के 2 लोग तो भाई बहन नहीं होंगे, संगोत्रीय विवाह वर्जित है, इसीलिए तो गोत्र के बाहर विवाह करेंगे। तो गोत्र कहाँ आएगा? एक्सोगेमस, बाहर विवाह में आएगा। गांव क्या है? गांव बाहर विवाही है, अंतर विवाही है? परंपरा के अनुसार बाहर विवाही। हम लोग अपने गांव में शादियां नहीं करते हैं क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में भाई बहन होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आजकल नहीं होते, आजकल कॉलोनी में भी शादी हो जाती है, लेकिन ये अपवाद हैं, पारंपरिक सिद्धांत नहीं है। हम पारंपरिक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये भी गांव यहाँ आ जाएगा, गोत्र भी यहाँ आ जाएगा। जाति कैसी है? एंडो के एक्सो? एंडो। हम जाति के अंदर विवाह करते हैं क्योंकि जाति के बाहर विवाह करेंगे उसको अंतर जाति विवाह कहते हैं। तो वो तो होते हैं लेकिन पारंपरिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो अंतर विवाही की परंपरा, बाहर विवाह की परंपराएं चाणक्य के और मैगस्थनीज के नियमों के अनुसार उस समय समाज में बहुत तेजी से प्रचलित हुई, जिनमें एक और था हाइपोगैमी और हाइपरगैमी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये भी बहुत आसान है। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता है अपने वर्ण के बाहर जा करके तो उसे अनुलोम कहते थे। जैसे ब्राह्मण पुरुष यदि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र महिला से विवाह करेगा तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाएगा। और इसका उल्टा, अगर शूद्र पुरुष वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण महिला से विवाह करेगा तो उसे प्रतिलोम कहा जाएगा। प्रतिलोम विवाह उस समय बैन थे, इनको नहीं करने देते थे। ये अलाउ थे लेकिन बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो गया है तो अनुलोम तो लोग मान लेंगे, हाइपो तो हाइपर को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इससे ये लगता था कि हमने अपने कुल की कन्या को निम्न कुल में विवाह कर दिया है, और हमेशा विवाह लड़कियों का उच्च कुल में किया जाता है, निम्न कुल में नहीं किया जाता। दूसरा, वो जातिगत भेदभाव थे ही समाज में पहले से फैले हुए थे, इसलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया। इसको चलता रहा अनुलोम विवाह को। इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति की महिलाओं का शोषण उस समय किया जाता था। केरला में जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं वो किसी भी शूद्र के घर का पानी भी नहीं पीते उनके हाथ का। लेकिन आज़ादी से पहले वहाँ ये परंपरा थी कि नंबूदरी ब्राह्मण कभी भी रात्रि के समय किसी भी दलित की महिला के घर जाकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है रात्रि के दौरान, लेकिन पानी नहीं पी सकता है उसके। ये परंपरा थी केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों में। तो ये केवल ऐसा था कि वो शोषण करने के लिए बनी थी। अब प्रतिलोम विवाह को रोकते कैसे थे? कैसे रोकेंगे? जैसे कोई करेगा उससे पहले कैसे रोकेंगे? जैसे आप घरों में छोटे बच्चों को बाहर जाने से कैसे रोकते हैं? क्या उनको कुछ सिखाते ना उल्टा सीधा कि बाहर भूत आ जाएगा, है ना, बाहर बिल्ली आ जाएगी, ऐसे तो सिखाते हैं, कुल मिला के डर फैलाते ऐसे ही रोकते हैं उनको। तो ऐसे इसमें रोकते थे। इसमें ये कहा गया कि अगर तुमने प्रतिलोम विवाह कर लिया और विवाह करोगे तो संतान भी पैदा होगी, और प्रतिलोम विवाह से जो संतान पैदा होगी उसे चंडाल कहा जाएगा। और चंडाल के लिए उन्होंने क्या काम बनाया? शमशान की रखवाली करना, शमशान घाट की रखवाली करना। कौन ये चाहेगा कि हमारी होने वाली संतान शमशान घाट में बॉडीगार्ड बने? शमशान घाट में गार्ड बने? कोई चाहेगा क्या?
वहाँ बॉडी तो है नहीं तो गार्ड किसको करेगा, डेड बॉडी इज गार्ड। तो कोई नहीं चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि नहीं हमारी संतान और हमारी जो पीढ़ी है वो ठीक काम नहीं कर रही है। तो ये जब ऐसा डर बनाया गया तो डर के मारे लोग ऐसे विवाह नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होते ही ऐसे उन्होंने कर लिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा तो चंडाल बन जाएंगे। कुल मिला के ये है कि समाज पर प्रतिबंध लगाना शुरू हो गया था इस काल में। इसी काल में एक नया सिस्टम भी देखने को मिला कि कुछ मिक्स जातियों का उदय हो गया। मिक्स जातियां यानी संकर जातियां कौन कौन सी थी? एक तो चंडाली मिक्स हो गई। चंडाल किस किस के मिक्सर से बनी? शूद्र और ब्राह्मण। उसमें शूद्र कौन है? पुरुष, और स्त्री कौन है? ब्राह्मण। अगर मान लो ब्राह्मण पुरुष है और क्षत्रिय स्त्री है तो उससे जो संतान पैदा होगी उसको उग्र कहा जाएगा। अगर ब्राह्मण पुरुष है वैश्य स्त्री है तो उससे संतान पैदा होगी उसको निषाद कहा जाएगा। क्षत्रिय पुरुष है और ब्राह्मण स्त्री है, क्षत्रिय पुरुष है ब्राह्मण स्त्री है, उससे संतान पैदा होगी उसको उदंग्र कहा जाएगा। तो अलग अलग काम बांट दिए सबके, और जितनी भी वर्ण संकर जातियां थीं उनके काम अलग अलग हो गए। जैसे उग्र लोग क्या करेंगे? घोड़ों की रखवाली करेंगे सेना में। उदंग्र लोग घरों से जो चूहे बिल्ली वगैरह होते हैं ये पकड़ेंगे। कुछ घरों की सफाई करेंगे। मतलब किसी के लिए भी ऐसा सम्मानजनक काम नहीं रखा गया जिससे कि लोग अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की तरफ जाएं ही ना। तो दिस इज़ द वे टू मेक द कंट्रोल ओवर सोसाइटी। समाज के ऊपर नियंत्रण लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका था। तो मौर्य काल में सामाजिक परंपराएं बहुत सारी निकल के आईं। धार्मिक परंपराएं ज़्यादा नहीं मिलेंगी क्योंकि बौद्ध धर्म फैला हुआ था, तो धार्मिक परंपराएं बहुत ज़्यादा नहीं मिली। लेकिन फिर भी अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हिंदू धर्म को मानता था, सनातनी व्यवस्था को मानता था। इसलिए उसने कश्मीर में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कौन सा मंदिर है वो बताइए? है जटाशंकर मंदिर का उसने निर्माण कराया कश्मीर में। तो वो उस धर्म को मानने वाला था, लेकिन कहते हैं कि शिव को मानता था, विष्णु को तो नहीं मानता था, लेकिन कुल मिला के वो उस परंपरा को मानता था। बुद्ध बनने के बाद उसने मानना नहीं अपनाया। अशोक ने कश्मीर में एक नगर भी बनाया था, कौन सा? श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना की उसने। इसका मतलब यह है कि अगर वो श्रीनगर बनाने गया होगा तो निश्चित ही उस समय उसने मंदिर भी बनाया होगा। कश्मीर में दो ही मंदिर बहुत फेमस हैं, एक तो ये जटाशंकर का मंदिर और दूसरा मार्तंड सन टेम्पल। किसने बनवाए थे? मार्तंड सन। कितने सूर्य मंदिर हैं भारत में? भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं? एक भी नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में है। एक मैंने अभी बताया मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कश्मीर में है, और दो ही है। ग्वालियर में सूर्य मंदिर है, वो तो बिरला ने बनवाया था। और कौन सा सूर्य मंदिर है? गुजरात में सूर्य मंदिर नहीं सुना? मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है, और ग्वालियर का सूर्य मंदिर। अगर हम सारे सूर्य मंदिर को मिला लिया जाए तो उनकी संख्या 20 है, लेकिन ऐतिहासिक सूर्य मंदिर 3 ही है, एक कोणार्क का, मार्तंड का, मोढेरा का, है ना। तो जो वो मंदिर है, तो हाँ, इसने शिव मंदिर वहाँ पर बनवाया। तो अशोक के बारे में एक शासक के रूप में, एक धर्म उपदेशक के रूप में, कला प्रेमी के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में अशोक की जो पर्सनैलिटी थी वो कई रूपों में डिस्कस की जा सकती है। पर्सनल लाइफ भी उसकी ठीक थी, उसने ज़्यादा पर्सनल लाइफ में बहुत कोहराम नहीं मचाया, अधिकांश समय अपना युद्धों के लिए बिताया है। ठीक, अब पहुँचते हम लोग 232 ईसा पूर्व पर, जब अशोक की मृत्यु होती है। कैसे मरा अशोक? कैसे मरा अशोक? क्या युद्ध में मरा? है युद्ध करना तो बंद ही कर दिया था। युद्ध में मरने का कि किसी दुश्मन ने मार दिया हो शायद। अशोक को सोते सोते ध्यान अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई 232 में। अशोक ने उस दिन एक निगरोध प्रवचन को दोहराया था, और दोहराने के बाद ये कहा था कि कभी भी भविष्य की कल्पना इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए कि साम्राज्य मेरे बाद भी ऐसा ही बना रहेगा। ये साम्राज्य उनके हवाले होगा, चाहे वो उसको रखें या ना रखें। उसने कहा कि मुझे इस बात से कोई दुख नहीं होगा कि साम्राज्य नहीं बचा है, क्योंकि मैं साम्राज्य को बहुत पहले मन से त्याग चुका हूँ। और उसी रात अशोक की मृत्यु हो गई 232 ईसा पूर्व में। दशरथ उसका उत्तराधिकारी, भाई का बेटा था, वो बना उत्तराधिकारी। दशरथ बना। दशरथ ने लगभग 11-12 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद संप्रति आया। दशरथ तक तो बौद्ध धर्म ठीक ठाक रहा,
फिर संप्रति आया, फिर शशिलूक आया, शशिलूक के बाद देवबर्मन आया, सतधनुष आए और उसके बाद ब्रदरथ आया। तो ये 4-5 जो शासक आए, इन 4-5 शासकों के दौरान बौद्ध धर्म कमज़ोर हुआ, ब्राह्मण धर्म मजबूत होना शुरू हुआ, क्योंकि सेनापति ब्राह्मण बन गया था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। वो शुंग ने, वो मैंने कहानी सुनाई थी, शुंग ने एक दिन अचानक से ओपन कोर्ट में चैलेंज दिया और ब्रदरथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश की स्थापना ऐसा कहते हैं कि बहुत पहले से प्लानिंग चली आ रही थी। वो प्लानिंग ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण चाहते थे कि मगध में बहुत बुरी दशाएं हो गई हैं ब्राह्मणों की, इसलिए ब्राह्मणों का शासक आना चाहिए, ब्राह्मणों का उदय होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से पुष्यमित्र शुंग जैसे एक शक्तिशाली शासक था, कमज़ोर शासक नहीं था, उसने ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दी 232 ईसा पूर्व में। जब उसने उसकी स्थापना की तो ब्राह्मणों की सत्ता को स्थापित करना था, लेकिन बुद्धिस्टों से डर बना हुआ था। तो बुद्धिस्टों को डर को और मतलब कम करने के लिए उसने मगध के अलावा विदिशा में भी अपनी राजधानी बनाई। तो विदिशा को राजधानी ब्राह्मण धर्म की रक्षा और बुद्धिस्टों से रक्षा के लिए बनाया गया। 2 राजधानियों में काम होने लगा। शुंग ठीक ठाक राजा था, अच्छा शासन किया उसने, और ये कहा कि जैसे चंद्रगुप्त ने ब्राह्मणों को इकट्ठा, सारे जनपदों को इकट्ठा किया था, हम भी इकट्ठा करेंगे ताकि भारत पर कोई आक्रमण ना कर पाए। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। उसके बाद उसका बेटा हुआ जिसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का हीरो है। कालिदास ने अपने जीवन में 3 नाटक लिखे हैं, तीनों ही प्रेम प्रसंगों पर आधारित हैं। उसका पहला नाटक है कौन सा? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ठीक, यानी मालविका प्रेमिका है, अग्निमित्र उसके प्रेमी हैं। इसके बाद उसका अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला हैं। इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम है जिसमें कौन है? विक्रमादित्य और उर्वशी हैं, उनकी कहानी है। तो जो मालविकाग्निमित्रम है उसका जो हीरो है अग्निमित्र, ये वही है जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। अग्निमित्र आया और अग्निमित्र ने साहित्य परंपरा को बहुत सराहा और विदिशा के आसपास ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित की, बौद्ध स्तूपों की मरम्मत कराना शुरू किया। अशोक ने जब स्तूप बनवाए तो ईंटों के बने थे, इन्होंने क्या किया, उस पर पत्थर लगवाना शुरू किया, रेलिंग बनवाना शुरू किया, जो उसको और सुंदर बनाना शुरू किया। ऐसा क्यों? वो तो बौद्ध धर्म से नफरत करते थे ब्राह्मण, फिर क्यों किया ऐसा? भाई हम जिस धर्म से नफरत करते हैं उसके चिन्हों को क्यों इतना सजाएंगे और संवारेंगे, बताइए। फॉलोअर्स थे, और दूसरा कि जो स्तूप मोगली पुत्र तिश और सारी पुत्र के बने हुए, दोनों ही ब्राह्मण थे, दोनों ही ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा था कि धर्म अपनी जगह है, धर्म इंसान के भले के लिए होता है। और अग्निपुत्र वैसे भी जिसने साहित्य पढ़ा हो वो थोड़ा सॉफ्ट तो होगा ही। तो अग्निमित्र ने ये परंपरा शुरू की। अग्निमित्र बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया, उसके बाद वसुमित्र आ गया। वसुमित्र शासन कर पाता कि अचानक उसके जगह पर उसकी डेथ हो गई और उसके भाई के बच्चों को शासक राजा बनाया गया जिसका नाम था वसुमित्र, वो वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ, फिर उसके बाद मित्रदेव आए। तो ये बहुत कमज़ोर होने लगी डायनेस्टी, बहुत पावरफुल नहीं रही। लगभग 9वें राजा के रूप में यहाँ पर भागभद्र राजा आया एक, भागभद्र जब विदिशा का राजा था उस समय ग्रीक एंटियालकीड्स ने अपने एक राजदूत को यहाँ भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस विदिशा आया, उसने भागवत धर्म ग्रहण किया और सम्मान में एक खंबा भी लगवाया जो अभी भी लगा हुआ है। विदिशा में जाएंगे तो अभी भी लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उस पर? 3 शब्द लिखे हुए हैं, दंभ छत्र त्याग, 3 शब्द उस पर लिखे हुए हैं। और जब इसका अंत हुआ तो आखिरी राजा आया जिसका नाम था देवभूति। देवभूति जब पावर में आया तब तक साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो चुका था और कभी इस पूरे क्षेत्र में शासन करने वाला जो मगध था, अब स्थितियां ऐसी बनी कि जो शुंग वंश के शासक हैं उनके एरिया बहुत सीमित रह गए, बहुत सीमित एरिया में शासन करने लगा देवभूति। और देवभूति को अचानक से वासुदेव कण्व ने मार दिया और कण्व वंश की स्थापना की। ये भी ब्राह्मण है, कण्व वंश भी ब्राह्मण है। ये हुआ 78 BC में, उन्होंने उसको मार दिया। जब मर गया तो वासुदेव कण्व राजा बना और कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश में ज़्यादा शासक हुए नहीं, वासुदेव कण्व हुए, भूमिमित्र हुआ, नारायण हुआ और सुशर्मा हुआ, 4 ही हुए थे। सुशर्मा आखिरी राजा था। भूमिमित्र सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला राजा था, 16 वर्षों तक इसमें। बाकी सब ने 8-10 इतने वर्ष तक शासन किया है।
कर्ण वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम क्या था? सुशर्मा। सुशर्मा जब पावर में आया तो ये स्थितियां और चेंज हो गई। तब तक ये और कमज़ोर हो चुके थे, बहुत कम हिस्सों में फैले हुए थे। उसी का फ़ायदा उठाया और यहाँ से निकलने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था शिमुख, उसको शिमुख भी कहते हैं, उसने यहाँ पर शासन स्थापित किया, विदिशा के क्षेत्रों पर शासन करना शुरू किया। और ये था सातवाहन। सातवाहनों की स्थिति ऐसी थी कि वो ऊपर नहीं गए, उनका साम्राज्य यहीं सीमित तक रहा। दक्षिण में फैल गए लेकिन उत्तर तक नहीं बढ़े। इसका परिणाम यह निकला कि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ कोई राजा नहीं है। मौर्यों के बाद से उत्तर तक्षशिला में किसी राजा ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि मैं यहाँ तक शासन करूँ। और जब सातवाहन आए वो तो दक्षिण की तरफ चले गए, वो ऊपर गए ही नहीं। तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब इसका क्या होगा? खाली है ना ये तो। अगर ये खाली है, कोई राजा नहीं है, तो निश्चित ही कोई ना कोई आगे तो साम्राज्य बनाएगा ही बनाएगा वहाँ पर। और एक बड़ा फेज हुआ कि चाइना के यूची कबीले के कुछ लोग यहाँ पर आए, उनको कहते थे कुचियान, जो भारत में आकर के बने कुषाण। कुचियान लोगों ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया। कुचियान यूची कबीले से आए हैं। ये वही यूची कबीला है जहाँ अशोक ने कभी धर्म रक्षिता को भेजा था, धर्म रक्षक को भेजा था, महारक्षित को भेजा था। वहाँ से वो कौन से धर्म को लेके आएंगे? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म भारत में जन्मा, समाप्त हुआ, फिर भारत में आ रहा है ना। ये कहावत थी ना, एक ऑस्टिन की कहावत थी कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में सूती कपड़े बहुत होते हैं, बनते भी बहुत हैं। अंग्रेज सूती कपड़े बना के हमको बेच रहे थे। तो ऑस्टिन ने कहा था कि सूती कपड़ों की राजधानी में सूती कपड़े बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे ये हो रहा है कि जहाँ से बौद्ध धर्म निकला वहाँ बौद्ध धर्म अपन लेके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर कनिष्क आया और इसमें जो सबसे पहले राजा यहाँ पर आया था उसका नाम था कुजुल कडफिस, और उसके बाद आया बिम कडफिस। बिम कडफिस का और तो कुछ योगदान नहीं है, एक बड़ा योगदान है, इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। द फर्स्ट ऑफ ऑल मेड द सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी वाज बिम कडफिस, उसने चलाए। बिम कडफिस ने सोने के सिक्के जो चलाए उसमें सोने का परसेंटेज बहुत कम था, 35 से 40% सोना होता था, बाकी अलॉय उसको बना के रखते थे। उसका जब वो आया नेक्स्ट सक्सेसर, उत्तराधिकारी जो भतीजा था जिसका नाम था कनिष्क, कनिष्क ने चलवाए सोने के सिक्के जिसमें सोने का परसेंटेज था 72। उससे ज़्यादा सोने के सिक्के कभी किसी ने चलवाए नहीं जिसमें सोने का परसेंटेज उससे भी ज़्यादा हो। आज हम सोने की शुद्धता किस में नापते हैं? कैरेट में। पक्का? अपन हीरे को भी कैरेट में नापते हैं। अंतर क्या है दोनों में? जैसे मैं कहूँ मेरे पास 24 कैरेट सोना है, ठीक है, और मैं कहूँ मेरे पास 24 कैरेट हीरा है, अंतर क्या है दोनों में? सोने का तो सर वो शुद्धता है। किसका सोने की शुद्धता है? वो 24 भागों में बटी हुई है जो, और वो कैरेट जो है उसकी रिफ्लेक्शन कैपेसिटी के वेट साइज, हाँ साइज है। हीरे का जो कैरेट है, सोने का कैरेट किससे लिखते हैं? सी से या के से? सी से लिखते हैं। तो वो क्या होता है? प्योरिटी। हीरे का कैरेट के से लिखा जाता है, उसका मतलब होता है वेट। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 24 कैरेट का हीरा है तो मेरे पास इतना बड़ा हीरा है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 24 कैरेट का सोना है मतलब मेरे पास शुद्ध सोना है, लेकिन वो ज्वेल बनाने के काम में नहीं आएगा, आभूषण नहीं बन सकते। उसका बिस्किट बन सकता है, ईंट बन सकती है, वो नहीं बन सकता है। इसलिए उसको डायमंड गोल्ड को और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए उसमें अलॉय मिक्स किया जाते हैं, कॉपर मिक्स करते हैं अपन बेसिकली, तो फिर उसके आभूषण बन जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 22 कैरेट तक ठीक है। जैसे आपने देखा हुआ हॉलमार्क्स जो मिलता है तो वो 22 कैरेट के आसपास मिलता है। इसका मतलब है कि इसमें 22 कैरेट तो सोना है ही है कम से कम। और डायमंड में वेट होता है, उसका साइज़ होता है। कोहिनूर जो डायमंड है वो कितने कैरेट का है? कोहिनूर डायमंड कितने कैरेट का? अब ये नहीं करा, हमने देखा नहीं, देखा तो अपन ने जापान भी नहीं, पढ़ेंगे लेकिन अपन देखा तो तुमने पृथ्वी का आंतरिक कोड भी नहीं है। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? वो जब बना 798 कैरेट, जब ये गोलकुंडा से निकला तो 798 कैरेट का था। इसको पहली बार बाबर ने कटवाया था।
उसको कहते थे। फिर इसका नाम हो गया बाबरी हीरा, तो जो कम हो गया था उस समय, लगभग 590 कैरेट के आसपास हो गया था। आज उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, 310 कैरेट का बचा है आज उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, 310 कैरेट का है। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है कि भाई वाला हीरा है, कुछ लोग कहते हैं ये दूसरा है, वो दूसरा था। हालांकि ये है कि उसका एक्चुअल वेट 798 कैरेट था, जो आज 310 बचा हुआ है, जो इंग्लैंड में रखा हुआ है। बाकी अवशेष जिन्होंने काटा उनके पास होंगे, क्योंकि हीरो को काटने के लिए हीरा चाहिए। अच्छा, हीरा टफेस्ट होता है कि हार्डेस्ट होता है? क्या अंतर है दोनों में? हार्डेस्ट तो उसे कहेंगे ना जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। क्या हीरे को तोड़ नहीं सकते? हीरा तो टूट जाता है, हथौड़ा मारो जम के टूट भी जाता है, तो हार्ड तो नहीं हुआ कुछ लोग कहते हैं कि हीरे पर हथौड़ा मारेंगे हथौड़ा टूट जाएगा, ये गलत बात है ना? ये बहुत भयंकर गलत बात है। हथौड़ा नहीं टूटेगा, टूटेगा हीरा ही। तो हीरा हार्डेस्ट नहीं है, टफेस्ट है। टफेस्ट का मतलब है आप उसे किसी ट्रक के टायर में लगा दीजिए और यहाँ से उसको कन्याकुमारी और मुंबई ले जाइए, उसमें स्क्रैच नहीं आ सकते। टफेस्ट है वो, हार्डेस्ट नहीं है ना? हीरा की टफनेस ज़्यादा होती है, हार्डनेस तो बाकी चीज़ों जैसी होती है तो इसके समय पर क्या आया कि गोल्ड के सिक्के सबसे अच्छे आए। किसके समय पर? जब कनिष्क आया तब। चूँकि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, आया ही वहाँ से था, चीन से आया था। चीन से जब आया तो इधर तो वो आया नहीं, क्योंकि इधर तो 7 मान लोग फैले हुए थे। तो उसने यहीं अपनी कैपिटल बनाई। पहली कैपिटल बनाई उसने पेशावर, और दूसरी बनाई मथुरा। उसके नीचे नहीं गया वो। 2 कैपिटल उसने बनाई, मथुरा और पेशावर। पेशावर के पास का क्षेत्र है गंधार। सोचिए, ये चीन से आया है, ग्रीक है, मतलब चाइनीज़ है उस फिलॉसफी का, और वहीं ग्रीक लोग भी रहते थे। तो इसने जो कला बनाई गंधार में, वो कौन सी शैली बनेगी? गंधार आर्ट। गंधार आर्ट बनेगी। और मथुरा में कौन सी आर्ट बनेगी? मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट में गंधार आर्ट में क्या अंतर है? मथुरा शैली और गंधार शैली में क्या अंतर है? गंधार शैली मैंने बताई थी, बुद्ध के करली हेयर बनते थे। तो पहला अंतर तो यही है कि गंधार शैली पूरी की पूरी डेडिकेटेड है किसके लिए? बुद्धा के लिए। और मथुरा बुद्धा के अलावा हिंदू गॉड और गॉडेज के लिए भी डेडिकेटेड है। गंधार शैली की मूर्तियाँ पत्थर की ही बनती हैं, बहुत बड़ी बनती हैं, और मथुरा शैली की मूर्तियाँ छोटी बनती हैं, पत्थर के अलावा धातुओं की भी बनती हैं। गंधार शैली की मूर्तियों के पीछे कोई आवरण नहीं होता है, आभा मंडल नहीं होता है। मथुरा शैली की मूर्तियों के पीछे आभा मंडल होता है, यानी सर के पीछे एक चक्कर बना होता है। चक्कर बना होता है सर के पीछे, वो होता है। ये मूर्तियाँ धातु की बनी होती हैं। दूसरा कि गंधार शैली यथार्थ है और मथुरा शैली कैसी है? आदर्शवादी है। क्या अंतर है दोनों में? जैसे फोटो खींचते हैं अपन, तो क्या है वो? यथार्थ है कि आदर्श है? यथार्थ तब है जब उसमें फिल्टर नहीं लगाओ समझ गए? अगर फिल्टर लगाए तो कैसा हो जाता है? आदर्श। और अगर फिल्टर लग गया तो कैसा हो जाएगा? आदर्श। फिल्टर नहीं लगा तो कैसा हो जाएगा? यथार्थ। और सबसे अच्छा तरीका है समझने का, जो फोटो आपके आधार कार्ड पे वो यथार्थ है, जो आपके फेसबुक पे वो आदर्श है। समझ गए? तो सुंदर क्या होता है वैसा? आदर्श। इसलिए मथुरा शैली ज़्यादा सुंदर मानी जाती है, क्योंकि जब अपन कल्पना कर ही रहे हैं तो अच्छी करेंगे। जैसे कोई कहे मनी मन में अच्छी सब्जी खा लो, तो कौन कहेगा कि हम लोग गोभी खाएंगे? नहीं खाएगा ना वो। मनी मन में खानी है तो अच्छी खाएगा कि क्या खाया, तो जो अच्छा लगता है वो कह देगा मैंने ये खाया है भाई। तो इसीलिए मथुरा शैली है वो आदर्शात्मक है। और गंधार शैली कैसी है? प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न ये है कि गंधार और मथुरा शैलियों का विकास किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ। गंधार और मथुरा शैलियां किसका मिक्सचर है? किसका मिक्सचर है? हिंद और यूनानी, इंडो ग्रीक कल्चर के आते हैं। दोनों इंडो ग्रीक कल्चर हैं। और इन दोनों का अंतर मैंने बता दिया, एक पत्थर की भी होती है, एक धातु की होती है। आवा मंडल होता है, एक आवा मंडल नहीं होता है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ होती हैं, उसमें हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं होती हैं। तो अशोक के बाद का जो समय है उसमें बहुत बड़े बदलाव हुए। अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, ये पूरा वैक्यूम है, तो यहाँ पर कनिष्क आ जाएगा। और कनिष्क ने एक बड़ा रास्ता खोल दिया, सिल्क रूट व्यापारियों के लिए। याद है, चाइना को कनेक्ट कर दिया उसने सिल्क रूट से। व्यापार कौन करता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सूत्र में से कौन करता है? वैश्य करते हैं। तो जब व्यापारिक रास्ते बन गए तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ होगा? वैश्यों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया।
जब किसी के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वो चुनाव लड़ता है, होता है कि नहीं होता? गांव में गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ता, शहर में भी नहीं लड़ता है ना? तो अब उनके पास इतना पैसा हुआ वैश्यों के पास कि वैश्यों का पैसा बढ़ता गया और सातवाहनों की सत्ता कम होती गई, क्योंकि सातवाहनों में पहले तो वही आया सातकर्णी फर्स्ट, इसको कहते थे दक्षिणा पथपति। फिर उसके बाद वेदश्री शक्तिश्री आए, वो ज़्यादा शासन नहीं कर पाए, बहुत छोटे छोटे थे, तो उनकी माँ नागनिका थी, उन्होंने शासन किया। उसके बाद हॉल आया, हल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया महेंद्र पर। और उसके बाद 23वें नंबर पर आया गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसकी उपाधि थी त्रिसमुद्र तोय मोय पितावाहन और वेणकटक स्वामी। और उसके बाद आया वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तृतीय, फिर चतुर्थ आया। तो जैसे ही उनकी शक्ति कमज़ोर हो रही थी, इधर वैश्य बहुत पावरफुल हो गए थे। सोचिए कि अगर किसी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर जाति के पास बहुत धनराशि हो जाए तो क्या वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमको सत्ता में आना चाहिए, कभी चाहेंगे कि हमको पावर में आना चाहिए? ऐसा ही एक वैश्य व्यक्ति ने सोचा कि इनकी शक्ति कमज़ोर हो रही है, इधर कोई है नहीं, पैसा बहुत है, सेना अपन रख सकते हैं। तो उसने 240 में यहाँ पर एक सत्ता स्थापित की और उस व्यक्ति का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त 240 से 280 तक उसने शासन किया। श्रीगुप्त ने कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उसका बेटा आया घटोत्कच 280 से 319 तक। उसके बाद आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट 280 से 319 से 335 तक। और उसका जो बेटा आया जिसको कहा गया समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक, वो था जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को इकट्ठा कर दिया, जैसा कभी चंद्रगुप्त ने किया था। इसलिए उसका कंपैरिजन नेपोलियन से करते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आप लोग सही कर देंगे, लेकिन मैं प्रश्न को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मध्यकाल का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये तो प्राचीन काल का बेटा। मध्यकाल का नेपोलियन किसे कहते हैं बताइए? केडीआर को कहते हैं, कृष्णदेवराय को, मध्यकाल का नेपोलियन। तो जब समुद्रगुप्त आया और समुद्रगुप्त के बाद फिर रामगुप्त आया, रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त सेकंड आया, विक्रमादित्य 375 से 414 तक। और उसके बाद फिर कुमारगुप्त आया 414 से लेकर 454 तक। फिर स्कंदगुप्त आया 454 से 467 तक। उसके बाद फिर कुमारगुप्त सेकंड आया, फिर बैलगुप्त आया, बाण्यगुप्त आया, नरसिंहगुप्त आया, भानुगुप्त आया, आखिरी में विष्णुगुप्त आया। 240 से 570 तक जैसा कभी मौर्यों ने किया था भारत पर शासन संगठित, ऐसा गुप्तों ने किया। अब गुप्तों में मौर्यों में क्या अंतर है? क्या गुप्तों ने शासन करने, गुप्तों के शासन करने के लिए रास्ता कनिष्क ने नहीं बनाया? अगर वो नहीं करता, व्यापारिक मार्ग नहीं खोलता, तो क्या गुप्त कभी सफल हो पाते? दो कारण उनके लिए उत्तरदायी हैं। एक तो सातवाहनों का दक्षिण की ओर बढ़ना, तो उत्तर पूरा खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा कि कनिष्क के द्वारा समुद्री मार्ग की व्यापारिक मार्गों की खोज। इससे गुप्तों के पास, वैश्यों के पास बहुत पैसा आया और ये श्रीगुप्त के नाम पर ही इस डायनेस्टी का नाम गुप्त वंश रखा गया। और गुप्त लोगों का पैसे से कोई लेना देना होता है? वो धर्म से कोई लेना देना होता है? नहीं। उनके लिए सब कुछ क्या है? पैसा। उनको इससे कोई मतलब नहीं आप किस जाति किस धर्म के, पैसा होगा तो ही माने जाओगे। पैसे का इतना बोलबाला हुआ, इतना बोलबाला हुआ, हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए लग गया, हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए लग गया। ब्राह्मणों को भी बड़ा नुकसान हुआ, ब्राह्मण व्यापार करने लगे। तो पूछा उनसे, ब्राह्मण देवता आप व्यापार कर रहे हैं? उन्होंने कहा अरे तुमको पता नहीं है, ये हमारा आपद धर्म है। ब्राह्मण इमरजेंसी में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो नियम बनाने वाला है। उसको नियम बनाने में कितनी देर लगती है ना? खुद ही तो बनाने वाला है। अग्रो अग्रो ब्राह्मणे नदी नाले वर्जिते, कुछ भी कर देगा वो। तो उसने नियम बदल लिए। इस तरह से जब पैसे का बोलबाला होता है, धर्म और जाति का बोलबाला कम होता है, तो फिर नई नई जातियों का उदय होता है। यहाँ हुआ सबसे ज़्यादा जातियों का उदय। जो कपड़े धोने का काम करते थे वो बने रज्जुक, जो कभी मौर्य काल में न्यायाधीश को कहते थे, है ना? यहाँ क्या बन गए? रज्जुक। लेकिन वो बात अलग है, वो पोस्ट है और ये एक व्यवसाय है। जो कपड़े बुनने का काम करते थे वो बने तंतुबाय। और इसके अलावा जो लोहा से औजार बनाने का काम करते थे वे बने कर्मांत। जो सोने का काम करते थे वे बने स्वर्णकार। चमड़े का काम करने वाले बने चर्मकार। लकड़ी का काम करने वाले बने कुट्टक। तो व्यवसाय पर आधारित जातियों का उदय होता है यहाँ पर आकर के। तो ये सब होता है पोस्ट मौर्यन एरा में, मौर्यों के बाद के एरा में। इसमें से जो फैक्ट है वो मैं आपको नोट करा दूंगा।
लेकिन स्टोरी बताऊँ जी किसके बाद क्या कैसे हुआ, समझ पाए? चलिए, हैप्पी गुड डे।